हेलो एवरीवन। हम लोग बात करने वाले हैं आज 2022 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ये किस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन रहेगा? इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। आपको पता है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन किसके अंडर आता है? ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ह्यूमैनिटीज़ 2022 का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीयू थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, तो चलिए हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपको तो पता है ऑब्जेक्टिव 10 गो पूछता है जिसमें से एनी 7 कोई भी 7 आपको बनाना होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फीडबैक इन कम्युनिकेशन मीन्स। कम्युनिकेशन में फीडबैक का क्या मतलब होता है? तो फीडबैक का मतलब क्या होता है पहले आपको ये बताते हैं। फीडबैक मतलब हो गया क्या, जैसे कि अगर मान के चलो कम्युनिकेशन में हमारा क्या था, कम्युनिकेशन साइकिल। एक हमारा सेंडर होता है जो कि हमारा मैसेज देना चाहता है। ठीक, वो हमारा इनकोडिंग करके एक मैसेज तैयार करता है और ये मैसेज कहाँ तक जाता है? ये मैसेज डिकोड करके रिसीवर तक पहुंचता है जिसको कि हम सुनाना चाहते हैं। अब देखो फीडबैक का मतलब क्या है, जैसे सेंडर जो चीज देना चाह रहा है रिसीवर वही चीज सुन रहा है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। जैसे तुम किसी को कुछ बोले और उसका कुछ और मतलब निकाल लिया। बात समझ में आ रही है? तो इससे हमको फीडबैक से यही पता चलता है कि वो हम जो बोल रहे हैं वो चीज वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसी वे में पहुंचना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए तुम बोला कि मान के चलिए कोई कॉलेज है आईआईटी दिल्ली करके। ठीक है, आईआईटी दिल्ली बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो ये तुम क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव वे में बोल रहा है। ठीक, और हो सकता है रिसीवर जो इस बात को सुन रहा है वो क्या होगा कि आईआईटी दिल्ली का पुराना स्टूडेंट रहा होगा, उसको वहाँ फैसिलिटी वगैरह वैसा कुछ नहीं मिला होगा, तो वो इस चीज़ का निगेटिव मीनिंग ले लेगा कि हाँ ये जो बोल रहा है इसका एक निगेटिव मीनिंग भी हो सकता है। तो इसलिए फीडबैक का मतलब क्या हो गया, आप जो बोले हैं वही चीज़ हमारा एज इट इज वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, ये चीज़ जानना हमारा फीडबैक है। फीडबैक मतलब क्या है, रिसीवर क्या समझ रहा है वही फीडबैक है। फीडबैक हमारा क्या है, रिसीवर उसको समझने के बाद क्या जवाब दे रहा है। तो फीडबैक कम्युनिकेशन में फीडबैक का क्या मतलब हो जाएगा? इंक्वायरी दैट द मैसेज इज कन्वेड एज इट इज। कन्वेड एज इट इज मतलब जैसा हम भेजे हैं वैसा ही गया है कि नहीं गया है रिसीवर तक। इस चीज का जानकारी लेना क्या है, फीडबैक है। हम जैसा चीज बोले हैं वैसा ही बात रिसीवर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन 3 है। आपको 1 2 भी लग सकता है लेकिन नहीं, बेस्ट ऑप्शन 3 है। तो यहाँ पे हमारे अनुसार जो आंसर होगा एग्जैक्ट वो क्या होगा, तीसरा नंबर आंसर होगा। बात समझ गए? आपको एक और बात बताते हैं, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव का आंसर कुछ और लगता है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में या फिर किसी अदर सोर्स से आप मेरे तक बात पहुंचाइए। हम उस पर विचार करेंगे, एक वैलिड प्रूफ के साथ पहुंचाइएगा। ठीक है, हम उस पर विचार करेंगे, अगर वैसा होगा तो आंसर चेंज कर दिया जाएगा। बात समझ गए? चलिए, बाकी हम जो भी आंसर बता रहे हो मेरे अनुसार लगभग सब सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जांपल ऑफ डेस्क कम्युनिकेशन। ड्रेस कोड कहने का मतलब सब कोई एक जैसा कपड़ा पहन रहा है, जैसे स्कूल में सबको एक जैसा कपड़ा पहनता है। ठीक है, पुलिस वाला सब लोग एक जैसा कपड़ा पहनता है। तो ड्रेस कोड हमारा किस तरह का कम्युनिकेशन है? वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल है, रिटन है, स्पोकन है। तो ड्रेस कोड लिखा हुआ कहीं तो है नहीं, कपड़ा पे कुछ लिखा हुआ तो है नहीं। ठीक है, स्पोकन कपड़ा बोलता भी तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये ड्रेस कोड जो है किस तरह का कम्युनिकेशन है? ड्रेस कोड हमारा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक, इसमें हमारा कुछ कपड़ा देख के आपको कुछ बोल नहीं रहे ना, आप कपड़ा देख के ऑटोमेटिक समझ रहे हैं कि ये पुलिस है। ठीक है, आप कपड़ा देख के ऑटोमेटिक समझ रहे हैं कि ये डॉक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो ड्रेस कोड हमारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ए बर्ड इन हैंड्स वर्थ टू इन द बुश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए बर्ड इन हैंड्स वर्थ टू इन द बुश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये क्लीचेस का एग्जाम्पल है। क्लीचेस, रिडंडेंसी, एडजेक्टिव फ्रेज, ये सब चीज आप पढ़े होंगे, सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश में पढ़ना था। ठीक है, हर चीज डिटेल में पढ़ना था वहाँ पे। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये हमारा जो है क्लीचेस जो का एग्जाम्पल है। अगला हम लोग देखते हैं, विच ऑफ दिस एलिमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या नहीं होता? पाइप, सेंडर, मैसेज, चैनल। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन में हमारा जो है ना पाइप नहीं होता है। पाइप मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका जो पानी का पाइप है। ठीक है, इंजीनियरिंग में पाइप का मतलब होता है डाटा ट्रांसफर करने का एक जरिया, कंप्यूटर साइंस वाला लोग समझता है वो सब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन में पाइप नहीं होता। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है जो कि अपना बात बोलना चाहता है, वो क्या करता है, एक मैसेज देता है। ठीक है, और वो मैसेज कहाँ तक पहुँचता है, रिसीवर तक पहुँचता है। अब ये जिस माध्यम से जाता है उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो हमारा मैसेज में क्या हो गया, सेंडर हो गया, चैनल हो गया, मैसेज हो गया। ठीक है, लेकिन पाइप नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, पाइप। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक और बात बताते हैं, आप हमारा जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपके काम का बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, जैसे कि टेलीग्राम का लिंक हो गया जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो गया, या फिर कुछ वैसा अपडेट जो आपके काम का होगा, तो इसलिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लेटर दैट इंक्लूड्स द एड्रेस एंड द डेट एट द टॉप। हमारा एक लेटर होता है, ठीक है, आप कभी ना कभी लेटर जरूर लिखे होंगे, तो लेटर में हमारा ऊपर में जहाँ पे डेट और ये क्या कहते हैं, एड्रेस और डेट लिखा रहता है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये भाई बहुत आसान सवाल है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हर किसी को पता है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हेडिंग कहते हैं, जहाँ पे डेट और एड्रेस लिखा था। रिपोर्ट हमारा क्या है, रिपोर्ट हमारा क्या है, एक तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, रिपोर्ट क्या एक तरह का फॉर्मल कम्युनिकेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक अदर टेक्निकल राइटिंग्स, बाकी जो टेक्निकल राइटिंग होता है, तो रिपोर्ट हैज थ्री पार्ट्स, रिपोर्ट का तीन पार्ट होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, तो रिपोर्ट में तीन पार्ट होता है। जैसे मान के चलो कि ये एक तुम्हारा एक पेज का रिपोर्ट है, ठीक है, जैसे लेटर में भी हमारा कई सारा पार्ट होता है, ऊपर हेडिंग हो गया, फिर बॉडी हो गया, नीचे कंक्लूजन हो गया, ठीक है, उसी तरह से हमारा लेटर में तीन पार्ट होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, फ्रंट मैटर होता है, मेन बॉडी होता है, और बैक मैटर होता है। बात समझ गए, तो हमारा लेटर का तीन पार्ट होता है, कौन कौन सा होता है, सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट मैटर हो गया, उसके बाद मेन बॉडी हो गया, बीच में मेन बॉडी होता है, और नीचे हमारा बैक मैटर, बैक मैटर मतलब उसको कंक्लूजन टाइप में हम लोग लिखते हैं कि हमारा बोलने का क्या मतलब था, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। देयर इज नो स्पेसिफिक यूज ऑफ प्रपोजल्स इन द बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड में प्रपोजल का कोई वैसा यूज ही नहीं है, तो ये भाई ये बात पूरा गलत है, बिजनेस वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल से चलता है। बिजनेस वर्ल्ड जो है, बिजनेस का जो दुनिया है, उसमें प्रपोजल बहुत बड़ा मायने रखता है, कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या देना चाह रहे हैं, उस चीज का आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, मेमोरेंडम रिपोर्ट्स आर जनरली ब्रीफ, मेमोरेंडम रिपोर्ट जो होता है वो ब्रीफ होता है, हाँ भाई वो ब्रीफ होता है, तो पहला फॉल्स, दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए, ये पीडीएफ आप लोग जो है ना कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेजेंटेशन आर मीन टू, प्रेजेंटेशन क्यों बनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट एन ओकेजन, किसी विशेष ओकेजन को मनाने के लिए नहीं भाई, प्रेजेंटेशन उसके लिए थोड़ी बनाया जाता है। वेलकम और बिड फेयरवेल टू समवन, किसी को स्वागत करना या किसी को फेयरवेल देना, उसके लिए नहीं। कम्युनिकेट ए मैसेज टू एन ऑडियंस, हाँ, प्रेजेंटेशन इसलिए बनाया जाता है ताकि आप अपना मन का बात जो है एक समाज तक, ऑडियंस मतलब एक श्रोता तक पहुंचा सकते हैं, दर्शक या श्रोता तक पहुंचा सकते हैं, ठीक। जैसे अभी हो सकता है आपने कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिया होगा, नहीं दिया होगा तो फाइनल ईयर तक में तो कभी ना कभी प्रेजेंटेशन दे ही देंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी मन में विचार है उसको हम लोग सबके सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन आर मीन टू कम्युनिकेट ए मैसेज टू एन ऑडियंस, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या होगा, कॉलेज, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या होगी, एक तरह का कंपनी, ठीक है। जैसे आपका जो कॉलेज है वो भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना, वहाँ पे हमारा जो है के अनुसार पूरा सिस्टम बटा हुआ है, जैसे सबसे ऊपर प्रिंसिपल हो गए, उसके बाद हमारा वाइस प्रिंसिपल हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद सारा विभाग में एचओडी हो जाएंगे, एचओडी, 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 अब समझ में आ रहा है एचओडी। तो हमारा जो सारा विभाग बटा हुआ है, एचओडी मैकेनिकल, एचओडी सिविल, एचओडी इलेक्ट्रिकल, एचओडी सीएससी, इस तरीके से बटा हुआ है। फिर उसके नीचे हमारा कई सारा प्रोफेसर हो जाएगा, प्रोफेसर के बाद सीआर हो जाएगा, ठीक है, सीआर के बाद स्टूडेंट होगा, तो एक तरीके से क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की बटा हुआ है। तो आपसे क्या करा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, पोजीशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की स्ट्रक्चर करने का मतलब बड़ा से छोटा एक पद में बटा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका बनावट देखते नहीं, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी हो सकता है लेकिन उतना दमदार नहीं है ये ऑप्शन। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंस थोड़ी बताता है, ठीक है, तो इसमें हमारा जो सबसे दमदार ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था 10 में से कोई 7 बनाना था,
ठीक है। आपको एक और बात बताते हैं, कुछ बच्चा का आदत होता है 10 में 10 बना देता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, टीचर को जो बेस्ट 7 लगेगा या तो उसको सेलेक्ट करेंगे, या तो टीचर ऊपर से 7 सेलेक्ट कर लेंगे, या जो तुम्हारा 7 गलत है वही सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए 10 का 10 बनाने में थोड़ा रिस्क रहता है। बात समझ गए? तो इसलिए 10 का 10 नहीं बनाया कीजिए, 7 पूछा है तो 7 ही बनाइए। दूसरा क्या है हमारा, यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। लॉन्ग आपका 8 क्वेश्चन होता है, 8 में से कोई 4 बनाना होता है। आपको हम सारा लॉन्ग का आंसर एकदम सिंपल वे में समझा देंगे, ठीक है, ताकि आप एक बार समझ के जाइए, एग्जाम में उसको अपने से बना के लिखिए। एग्जाम में क्या होता है, हमको आंसर अपने से बना के लिखना होता है, क्योंकि आपको एक एक चीज तो याद रहेगा नहीं लाइन बाय लाइन। बात समझ रहे हो ना? तो एग्जाम में आपको एक एक चीज लाइन बाय लाइन याद रहेगा नहीं, अगर आप उसको एक बार समझ के चले गए तो आंसर वहाँ खुद बना के लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको हम वो चीज अच्छे से समझा देंगे कि मतलब क्या होता है। जैसे हमारा पहला क्या कहता है, आपको नोट्स लिखना है किसी दो पे नोट्स लिखना है, लेकिन हम चारों को लिख के दिखाएंगे आपको, ताकि आपको क्या आ सके, जो भी आइडिया चाहिए वो एक प्रॉपर आइडिया मिल सके। हमारा अगला चीज क्या कहता है, सॉरी, पहला चीज क्या कहता है, टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग होता क्या है, राइटिंग मतलब क्या हो गया, लिखना, और टेक्निकल मतलब जो भी हमारा इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड चीज है उसके बारे में लिखना। बात समझ में आ रही है? टेक्निकल राइटिंग में हमारा क्या हो गया, जो भी हमारा टेक्निकल वाला पार्ट है उसके बारे में लिखना। ठीक, तो टेक्निकल राइटिंग में हमारा आता क्या है, इसमें आता है इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। टेक्निकल राइटिंग में हम लोग क्या तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कागज पत्र तैयार करते हैं, जो कि हमारा क्या करेगा, एक्सप्लेन करता है टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन ए क्लियर, कॉन्साइज एंड एसेसेबल मैनर। ठीक है, टेक्निकल राइटिंग में हमारा जो है एक तरह का कागज पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, जो कि हमारा क्या एक्सप्लेन करता है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताता है। ठीक, इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो इसमें हमारा मैनुअल, रिपोर्ट, प्रपोजल, वाइट पेपर, ये सब चीज इसमें बनता है। मतलब इस तरह का कागज इसमें बनता है। किसमें, टेक्निकल राइटिंग में कौन कौन सा कागज तैयार होता है, या क्या क्या चीज इसमें आता है, मैनुअल बनता है, रिपोर्ट बनता है, प्रपोजल बनता है। जैसे मान के चलो तुम फाइनल ईयर में जब जाओगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है, कि हम जो पूरा बीटेक में 4 साल में सीखे हैं उसके अनुसार हम कुछ नया बना के समाज को दे रहे हैं। तो जिसमें प्रोजेक्ट तैयार करोगे तो वहां पे तुम क्या करोगे, एक अच्छा सा रिपोर्ट बनाओगे कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है ये ऐसे ऐसे काम करता है। तो वो जो रिपोर्ट है ना, वो तुम्हारा क्या है, टेक्निकल राइटिंग। बात समझ गए? दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, टेक्निकल राइटर्स नीड टू फोकस ऑन क्लैरिटी। जब आप टेक्निकल राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको किस किस चीज पे फोकस करना है, क्लैरिटी पे, मतलब जो भी लिख रहे हो उसका स्पष्ट मीनिंग निकलना चाहिए, प्रिसीजन पे, और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीका से सीक्वेंस में लिखा हुआ होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या कहता है, द लैंग्वेज यूज शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जो भी बोल रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब बात को बहुत ज्यादा घुमाना नहीं है। हम लोग जो बात बोल रहे हैं उसको क्या करना है, ज्यादा घुमाना नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, जो है मतलब वही बोलना है। अवॉइडिंग जार्गन वाइल वेयर पॉसिबल एंड टेलर टू द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिसको बोल रहे हो उसके लेवल के अनुसार बोलना है बात। अब मान के चलो किसी बंदे को बात समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है, तुम उससे हाई लेवल का बात कर रहे हो, ठीक ना, तो जो बंदा जिस लेवल पे, जिस पोजीशन पे, उसी तरीके से आपको बात करना है। जैसे मान के चलो कोई अनपढ़ आदमी है, उसको तुम उसके सामने तुम इंजीनियरिंग वाला भाषा बोलोगे, ठीक है, तो उसको समझ में आएगा क्या, कभी नहीं समझ में आएगा। तो जो जिस तरह का इंसान है उसको उसी भाषा में आपको समझाना पड़ेगा। अगला हमारा पॉइंट क्या है, विजुअल एड सच एज डायग्राम। आपको जो भी टेक्निकल राइटिंग में समझाना है उसके लिए आप डायग्राम, चार्ट, ये सब चीज का आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आप अपने बात को सही से रख सकें। तो टेक्निकल राइटिंग मोटा मोटी हमारा क्या हो गया, एक तरह का डॉक्यूमेंट यानी कि कागज पत्र तैयार करना है, जिसमें हमारा किसी भी चीज का टेक्निकल कॉन्सेप्ट सब बताया जाएगा। इसमें आता क्या है, हमारा मैनुअल आता है, रिपोर्ट आता है, ठीक है, प्रपोजल आता है, ठीक, व्हाइट पेपर आता है। तो यही सब चीज इसमें आता है, किसमें, टेक्निकल राइटिंग में। अगला हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब समय का सदुपयोग करना। हर किसी के पास क्या होता है, 24 घंटा होता है, ठीक है, हर किसी के पास क्या होता है, 24 घंटा होता है। 24 घंटा का आप सही से उपयोग क्या कर लेते हैं, वही आपका क्या, टाइम मैनेजमेंट है। बात समझ में आ रही है? 24 घंटा का सही से उपयोग कैसे करते हैं, वही टाइम मैनेजमेंट है। अक्सर आप लोगों के द्वारा सुनिएगा कि आज पूरा का पूरा दिन बेकार चला गया। क्यों बेकार चला जाता है दिन, ठीक है, क्योंकि आप क्या किया, आज सही से टाइम का यूटिलाइज नहीं कर पाए। मतलब अगर आप सुबह उठ के मन बनाए कि आज पढ़ना है पूरा, कम से कम 50 क्वेश्चन आज लगाना है, और उसके बाद आप 5 क्वेश्चन भी नहीं लगा पाते, इसका मतलब आप सही से समय को उपयोग करना नहीं जानते।
ठीक, तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। टाइम मैनेजमेंट एक तरीका है जिसमें हम लोग प्लानिंग और एक्सरसाइजिंग करते हैं, ताकि हम लोग जो भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी पे, उसको कंट्रोल कर सकें। उसको क्या कर सके, किसी भी एक्टिविटी पे जो भी हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसको क्या करें, कंट्रोल कर सकें। जैसे मान के चले सुबह तुम उठा, तुमको सुबह में 2 घंटा पढ़ना था, लेकिन मोबाइल हाथ में लिया, रील्स देखते देखते तुम्हारा क्या हो गया, 2 घंटा ऐसे बर्बाद हो गया। बात समझ में आ रही है? तो टाइम मैनेजमेंट में हमको क्या करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग भी करना है कि हमको कल सुबह क्या करना है, फिर दोपहर में क्या करना है, कितना क्वेश्चन बनाना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब का प्लानिंग भी करना है। एक्सरसाइजिंग करने का मतलब उस चीज को फॉलो भी करना है आपको, सिर्फ प्लानिंग करने से थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू अकम्प्लिश मोर इन लेस टाइम। उसके बाद इसमें हमको क्या मिलता है, कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाता है। अगर तुम सही से प्लानिंग करोगे ना, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और टाइम मैनेज है तो तुमको लगेगा कि आज का दिन बहुत अच्छा गया है, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी बढ़ता है। मतलब तुम्हारा क्षमता बढ़ेगा और तुमको अंदर से संतुष्टि भी आएगा। ठीक ना? अगर तुम टारगेट लेके चल रहे हो, आज 50 क्वेश्चन बनाना है और तुम बना लिए, तो तुमको अंदर से बहुत खुशी होगा। तो ये सब चीज़ कैसे होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से। अगला पॉइंट क्या कहता है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रिड्यूसेस स्ट्रेस बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स अवॉइड लास्ट मिनट रसेस। अगर आप सही से टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपको लास्ट मिनट में रस देखने को नहीं मिलेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे लास्ट मिनट में हम लोग जाके क्या होता है, हड़बड़ा जाते हैं, तो वो आप हड़बड़ाइएगा नहीं अगर आपको सही से टाइम मैनेजमेंट करना आता है तो। ठीक है, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट करना आता है तो आप शुरू से ही अच्छा से सब कुछ कर रहे हैं, लास्ट में हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपको एक बात बताता है, आपका एग्जाम चल रहा होगा, ठीक है, या फिर एग्जाम होने वाला होगा, तो अगर आपका एग्जाम के समय में आप स्टार्टिंग से ही बढ़िया से सारा आंसर लिख रहे हैं तो आपको लास्ट में टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में बैठे रह गए, आंसर लिख ही नहीं रहे या बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, स्पीड बहुत बढ़ाना पड़ जाता है, नहीं तो आपका आंसर ही छूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सही से आता है, ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है कि लास्ट मिनट में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। इट इनेबल्स बेटर डिसीजन मेकिंग। इसमें हमको जो है डिसीजन लेना आसान हो जाता है अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा से आता है। उसके बाद वेल प्रायोरिटाइज टास्क लीड टू ए मोर ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू वर्क एंड लाइफ। अगर आपका टास्क सही से डिफाइन है तो आपका जीवन जो है बहुत अच्छा चलेगा, या आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। जैसे मान के चलिए, इसका उदाहरण देते हैं, सुबह उठते हैं या फिर कहीं ऑफिस में कॉलेज जाते तो लगता है कि आज ये करना था वो करना था, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि पहले क्या करना चाहिए। प्रायोरिटाइज मतलब क्या हो गया, किसको काम को पहले करना चाहिए। ठीक है, उस चक्कर में आपका क्या होता है, नुकसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो है वर्क को प्रायोरिटी करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो जो बड़ा काम है उसको पहले करना चाहिए। आगे चल के यहाँ से देखते हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन बैलेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप सही से टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों सही अच्छा चलता है, जिसके कारण आपका जीवन जो है बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का मतलब, पर्सनल लाइफ मतलब आप क्या करते नहीं करते वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रोफेशनल लाइफ मतलब आपका जो काम है, जैसे अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का जो भी ऑफिस में काम है उसमें आपका सारा काम अच्छा जाना चाहिए। पर्सनल लाइफ मतलब आपका घर में जैसा जीवन चल रहा है वो अच्छा चलना चाहिए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या बहुत जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम जो शब्द है, सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान। बात समझ गए? सेल्फ स्टीम का मतलब क्या, आत्मसम्मान। मतलब आपको क्या सम्मान मिल रहा है, आप अपना इज्जत कैसे देखते हैं, अपने आप को किस तरीके से इज्जत देते हैं। तो यही है आपका क्या, सेल्फ स्टीम। अब सेल्फ स्टीम के बारे में कुछ बात समझते हैं। सेल्फ स्टीम रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ मतलब अपने आप को क्या वैल्यू देते हैं, या फिर आप अपना क्या वैल्यू देते हैं। जैसे आप ये मान के चल रहे हैं हम पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, अपना सेल्फ स्टीम है। या फिर आप मान के चल रहे हैं कि हम इंसान बहुत अच्छा है, समझ में आ रही थी, ये सब क्या है, सेल्फ स्टीम है। या फिर आपको ये लग रहा है कि मान के चलिए हम कहीं गए, वो हमारा जो है बेइज्जती कर दिया, या फिर अगर हम किसी को कॉल किए वो हमारा कॉल का बार बार रिस्पॉन्स ही नहीं देता, हम किसी को मैसेज कर रहे हैं बार बार जो है वो मैसेज का रिस्पॉन्स ही नहीं देता, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, उसको फिर दोबारा कॉल या मैसेज करना छोड़ देना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि आपका सेल्फ स्टीम भी तो बीच में आएगा। ठीक है, सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान, आपको अपना भी सम्मान होना चाहिए ना। अगर कोई आपका बार बार जवाब ही नहीं दे रहा है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए? ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान। इट इन्फ्लुएंस कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप अपना आत्मसम्मान बनाए हुए ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। तो ठीक है, हम तुमको कॉल किया, जवाब नहीं दिया, तो हम दोबारा कॉल नहीं करेंगे भाई।
लेकिन अगर तुम उसके पीछे अगर पड़े हुए हो ना तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। उसके बाद तुमको लगेगा कोई हमसे बात ही नहीं करना चाहता है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम उसके पीछे पागल की तरह पड़े रहोगे। तो इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टीम से कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है। उसके बाद क्या कहता है, हाई सेल्फ स्टीम कंट्रीब्यूट्स टू पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। अगर आपका सेल्फ स्टीम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपका मेंटल हेल्थ जो है वो क्या रहेगा, एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ देगा। मतलब आपका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, आपको मन से एकदम क्या होगा, शांति महसूस होगा और बहुत अच्छा लगेगा। इट अफेक्ट्स बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस। इससे आपका जो बिहेवियर और इंटरेक्शन बहुत अफेक्ट करता है। यानी कहने का मतलब जो है, आप किसी से जब बात करते हैं या फिर किसी के प्रति जो आपका व्यवहार है उसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसकी वजह से, सेल्फ स्टीम की वजह से। अगर आपका लो सेल्फ स्टीम है, मतलब आत्मसम्मान या आत्मविश्वास बहुत कम है, तो जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, सेल्फ डाउट हो सकता है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो सही होगा कि नहीं होगा। अक्सर आपको अगर स्टेज पे बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो आपका लो सेल्फ स्टीम की वजह से आपको क्या होगा, सेल्फ डाउट होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, क्या है नहीं है, बहुत सारा सवाल आता है। एंजाइटी महसूस होता है, बोलते समय एकदम हड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, मोटिवेशन का ये दिक्कत रहेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ, मतलब आपका सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए सेल्फ स्टीम बहुत जरूरी है। ठीक, अगला देखते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब किसी के साथ बातचीत करना। कम्युनिकेशन करते समय ह्यूमन फैक्टर्स मतलब इंसान का जो भी अलग अलग लक्षण है उसका क्या क्या कर सकते हैं, इंसान का जो भी है उसका क्या योगदान है बात करते समय, वो आपको हम समझाते हैं। Human factors in communication refers to personal attributes and social dynamics that influence how messages are sent, received and interpreted. यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता। ठीक ना, एट्रीब्यूट शब्द का मतलब क्या होता है, विशेषता। तो ह्यूमन फैक्टर इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू पर्सनल एट्रीब्यूट। ठीक, मतलब इससे आपका ये पता चलेगा कि आप कितना इंटरेस्टेड है और जो भी मैसेज भेजा गया है वो किस तरीके से भेजा गया है, उसको आप किस तरीके से सुनते हैं या फिर उसको अगर बीच में टोक टाक करते हैं तो कैसे करते हैं। वो सब चीज हमारा ह्यूमन फैक्टर से पता चलता है। जैसे कोई आदमी जो होता है ना बहुत अच्छा लिसनर होता है, किसी का बात को एकदम गौर से सुनता है, उसको समाज में सबसे बेस्ट इंसान माना जाता है। हाँ, समझ में आ रही है। कुछ होता है ना जिसका बात बात में इंटरप्ट करने का आदत होता है, मतलब कुछ भी बोलोगे ना तो बीच बीच में टोकेगा जरूर। ठीक है, तो वैसे इंसान को सबसे समाज में बेकार माना जाता है। तो कम्युनिकेशन यानी कि जब दो लोगों के बीच बातचीत हो रहा है या दो से अधिक लोगों के बीच में जब बातचीत हो रहा है तो उसमें इंसान के क्या क्या लक्षण या उसका क्या क्या फैक्टर है, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या, सॉरी दूसरा पॉइंट क्या है, दिस फैक्टर्स इंक्लूड कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज, इमोशन। इसमें हमारा क्या आता है, कल्चरल बैकग्राउंड आता है, लैंग्वेज यानी भाषा हो गया, इमोशन हो गया, एटीट्यूड हो गया, सोशल रोल हो गया। आपको हम एटीट्यूड डिटेल में समझाएंगे लेकिन लास्ट में, अभी नहीं। डिफरेंस इन कल्चरल नॉर्म्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्शन ऑफ मैसेज। जैसे कि देखिए, अगर आपका कल्चरल नॉर्म्स है, ठीक है, कल्चरल का जो भी इशू है उसके वजह से आपका मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज हो सकता है। ठीक, जैसे कि मान के चलिए हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है। बात समझ में आ रही है, हर जगह का क्या होता है, अपना अपना कल्चर होता है। तो वैसे कंडीशन में अगर आपको उसका कल्चर के, सॉरी, अगर आपका मैसेज के बीच में उसका कल्चर आ गया तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, मतलब आप उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। जिसका एक उदाहरण देता है, मान के चलिए जो ऐसा जगह जहाँ पे आपका कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो ठंडा वाला जगह है। ठीक, जो ठंडा वाला जगह है वहां पे लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं। अब तुम वैसे जगह पे अगर शराब नहीं पियोगे तो तुम क्या करोगे, बॉडी गर्म नहीं रहेगा, तुम मर भी सकते हो। ठीक है, अब मान के चलो तुम शराब नहीं पीते और तुमको कोई ठंडा वाला जगह घूमने गए, वहां शराब ऑफर कर दिया गया, तो तुम क्या कहोगे, तुमको लगेगा ना कि भाई ये क्या कर रहा है, हमको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां का कल्चर समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ठंडा जगह है, जीना है तो ये पीना पड़ेगा। इमोशन सच एज स्ट्रेस और एंगर कैन डिस्टॉर्ट कम्युनिकेशन। अगर आपके अंदर स्ट्रेस या एंगर है तो आपका कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, जिसकी वजह से विरोधाभास होगा। मान के चलो कि अगर तुम जो है किसी चीज का विरोध कर रहा है, कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध, ठीक है, और तुम्हारे अंदर क्या गुस्सा बहुत है, अगर उस सिचुएशन में कॉलेज कुछ भी बोलता है ना, तुम उसका क्या करते हो, निगेटिव मीनिंग ही लेते हो। हाँ, समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या है कि कॉलेज अगर तुमसे बातचीत भी करना चाहे, तुम मानोगे नहीं, तुमको लगेगा जो भी है हमको कॉलेज ही बर्बाद किए हुए। हो सकता है ऊपर से फंड्स नहीं आया होगा। बात समझ में आ रही है, या फिर कोई उस काम के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्लेम तुम कॉलेज को कर रहे हो। अगला हमारा क्या है, सोशल रोल्स एंड पावर डायनेमिक्स इन्फ्लुएंस हाउ पीपल कम्युनिकेट।
हमारा जो समाज में क्या रोल है या फिर कितना पावर है, उससे हमारा जो है कम्युनिकेशन पे असर पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए आपको बताते हैं, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, अगर वो कुछ बोलेगा ना, तो आप उसका बात को ऑटोमेटिक सही मानिएगा। क्यों? क्योंकि वो पावर में है, उसका समाज में एक बहुत अच्छा जिम्मेदारी है। ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे कोई हमारा जो है चपरासी या फिर कोई स्वीपर इस तरीके से कुछ भी बात बोलेगा ना, तो आप उसका बात का कोई वैल्यू नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो पावर में नहीं है, उसके बात में वजन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर में सवाल पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इथिक्स। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मतलब क्या हो गया, समाज। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, जिम्मेदारी। इथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिकता। इथिक्स मतलब क्या हो गया, नैतिकता। समाज के प्रति आपका जो जिम्मेदारी है और आपका जो नैतिकता है, उसके बीच में संबंध बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है, समाज के प्रति, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज के प्रति जो आपका जिम्मेदारी है, एथिक्स मतलब नैतिकता। समाज के प्रति आपका जो जिम्मेदारी है और नैतिकता है, उसके बीच में एक संबंध बताइए, क्या संबंध है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स आर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट गाइड हाउ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स जो है ये आपस में संबंधित है। कैसे? क्योंकि देखो, जैसे मान के चलो, अगर तुम्हारा जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, अगर कोई पानी मांग रहा है, ठीक है, तो उसको पानी पिला देना चाहिए। ये तुम्हारा क्या है, जिम्मेदारी भी है और नैतिकता भी है, तो दोनों एक साथ चल रहा है। अगर कोई भूखा इंसान है, उसको खाना खिला देना चाहिए। ये हमारा क्या है, समाज के प्रति जिम्मेदारी भी है और नैतिकता भी है। ठीक है, क्योंकि कल को अगर तुम भी प्यासे रहोगे, भूखे रहोगे, तो कोई तुमको भी तो मदद नहीं करेगा ना। ठीक। इथिक्स रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट गवर्न इंडिविजुअल बिहेवियर। चलो देखो, इथिक्स का मतलब यहाँ पे तुमको बताते हैं। इथिक्स मतलब क्या हो गया, नैतिकता। नैतिकता हमको क्या बताता है, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक, दैट गवर्न इंडिविजुअल बिहेवियर। तुम्हारा स्वभाव कैसा है, वो तुम क्या सही और क्या गलत समझते हो, उस पर निर्भर करता है। जैसे अगर तुम ये समझते हो ना कि कोई अगर आदमी भूखा है तो उसको खाना खिला देना चाहिए, कोई भिखारी है उसको खाना खिला देना चाहिए, तो ये अगर तुम सही वे में समझते हो, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, उसको तुम खाना खिला दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल आता है कि अरे इस लोग के पास पैसा बहुत होता है, ये लोग झूठ मूठ का नौटंकी करता है भीख मांगने के नाम पे, तुम उसको कुछ नहीं खिलाओगे, तो ये क्या है, तुम उसका गलत मतलब समझ रहे हो, तो तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है। तो इथिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या सही समझते हैं, क्या गलत समझते हैं, उसके अनुसार हमारा क्या चलता है, बिहेवियर चलता है। हेल्पिंग पीपुल मेक मोरल डिसीजंस। आप जो है अगर लोगों की मदद करते हैं, तो आपका जो है इसमें मोरल डिसीजन अच्छा रहेगा। आगे क्या कहता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट इन वेज द बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, देखिए आपको इथिक्स का मतलब समझा दिया, नैतिकता क्या है। ठीक है, नैतिकता में आप क्या देखते हैं, क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगता है। लेकिन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं, कि हम लोग जो भी काम करेंगे उससे पूरे समाज को क्या फायदा होगा। बेनिफिट मतलब फायदा किसका, सोसाइटी एज ए होल, पूरे समाज को क्या फायदा होगा। हम लोग जो भी काम करते हैं उससे हमारा क्या होगा, पूरा समाज का क्या फायदा होगा। जैसे मान के चलिए, हमारा कोई गली है, ठीक है, हम लोग किसी गली या मोहल्ला में रहते हैं, वहां पे हम लोग क्या किए, हम लोग जो है हर आदमी अपने घर के बाहर एक डस्टबिन रख दिया है। हर आदमी क्या कर दिया, अपने घर के बाहर डस्टबिन रख दिया। अब जो है गली में जितना भी घर है, सबके बाहर डस्टबिन है। ठीक है, तो किसी को अगर कोई कचरा फेंकना होगा, तो वो कहाँ फेंकेगा, डस्टबिन में फेंकेगा। इससे आपका पूरा गली जो है वो क्या रहेगा, साफ रहेगा। ठीक है, इससे आपका पूरा गली क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। तो ये आपका क्या, सोसाइटी के प्रति जिम्मेवारी है। आपका सफाई आपके हाथ में है। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से अगर हर आदमी अपने घर के बाहर बल्ब लगा दे, तो आपका गली क्या रहेगा, रोशन रहेगा। तो ये आपका एक जिम्मेवारी है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। एथिक्स में हमारा क्या होता है, सही गलत देखते हैं कि ये काम सही होगा कि नहीं होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो भी काम है अगर हम वो कर देंगे, तो वो चीज हो जाएगा। जैसे कहता है ना कि भाई हम सुधर जाएंगे, हमको बाकी से क्या मतलब है। अगर आप अपने अंदर सुधार लाते हैं, समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो वही आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने अंदर क्या सुधार लाते हैं। इथिकल बिहेवियर फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आपका समाज के प्रति दायित्व है, वो कहाँ से डिपेंड करता है, इथिकल बिहेवियर आपके नैतिकता पे निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बच्चे का सर फूट गया, ठीक है। उसका जो दोस्त था हॉस्टल में, वो उसके लिए खाना ला दिया कि भाई तुम बीमार हो, तुम्हारे लिए खाना ला देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा दोस्त भी एक समय के बाद बीमार पड़ गया, उसको बुखार आ गया। तब वो बोलता है, भाई जब तुम बीमार पड़े थे तो हम खाना ला दिए थे, ठीक है, तुम मेरे लिए आज खाना ला दो। तो जिसका सर फूटा हुआ था वो बोलता है ना कि जब मेरा सर फूटा था तब तुम खाना लाए थे, तुम भी अपना सर फोड़ लो, हम भी तुम्हारे लिए खाना ला देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या है, कि इथिकल बिहेवियर है, नैतिकता। ठीक।
आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई वो बीमार है, सर फूटे चाहे बुखार लगे, वो बीमार है, बीमारी में हमको मदद किया तो हम को भी मेरा फर्ज बनता है बीमारी में उसको मदद करें। चलिए अगला पॉइंट क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स गोइंग बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड कंसिडरिंग द broader इम्पैक्ट ऑफ वंस एक्शन ऑन सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो है नियम कानून के दायरे में सारा चीज हो, ठीक ना, ताकि हमारा सोसाइटी को फायदा हो सके। और ऑर्गेनाइजेशन क्या देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखना चाहिए, आपको अपना सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, ठीक है, आपको ये भी देखना है कि हमारा जो भी कस्टमर है, एम्प्लॉय है, वो सबका नुकसान नहीं हो, वो सबको भी फायदा हो। बात समझ में आ रही है। जैसे मान के चलो कोई आदमी जो है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में खाना बना रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई खाने पीने का दुकान खोले हुए है, ठीक ना, और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या कर रहा है, वो एक्सपायर्ड सामान या गलत सामान बेच रहा है। तो वैसे में क्या है, ये चीज गलत है ना, आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप जो भी चीज बेच रहे हैं सही चीज बेचना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई बासी सामान नहीं बेचिए, फल सब्जी जो भी बेच रहे हैं तो ताजा बेचिए, या फिर अगर कुछ वैसा खाने पीने का सामान बेच रहे हैं तो एक्सपायर नहीं बेचना है, जो सही है वही बेचना है। तो ये सब चीज हमारा क्या हो गया, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को आप जो है परिभाषित कीजिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, कितना तरह कम्युनिकेशन होता है वो बताइए। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया या थॉट्स या फिर फीलिंग्स, ठीक, जैसे मान के चलो दो बंदा है, एक बंदा ए हो गया, एक बंदा बी हो गया, ठीक है, ए और ए के मन में अपना कुछ विचार है, कुछ ख्याल है, ठीक है, उसका अपना एक सोच है या अपना उसका एक फीलिंग है, वो अपना फीलिंग किस तक पहुंचाना चाहता है, बी तक पहुंचाना चाहता है, इसी चीज को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अपना क्या क्या चीज, अपना आइडिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन, थॉट और फीलिंग्स, ये सब चीज पहुंचाने, एक से एक आदमी से बाकी दूसरे तक पहुंचाने का जो प्रोसेस, उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अपना क्या क्या चीज पहुंचाना है, आइडिया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग और थॉट, अपने से दूसरे तक पहुंचाना क्या है, कम्युनिकेशन है। इसमें हमारा क्या क्या होता है, कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है जो बोलता है या बताना चाहता है, मैसेज होता है जो भी वो चीज बताना चाहता है वो क्या हो गया, मैसेज हो गया, मीडियम, किस माध्यम से बताता है, ठीक है, एक रिसीवर होता है जो उस चीज को सुनता है या समझता है और उसके बाद क्या समझा उसके अनुसार वो फीडबैक देता है, ठीक। जैसे कि आपको एक उदाहरण देते हैं, सेंडर, मान के चलो दो आदमी फोन पे बात कर रहा है, एक हो गया रमेश और एक हो गया सुरेश, रमेश और सुरेश फोन पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो रमेश जो बोलेगा तो वो क्या है, रमेश सेंडर है, और जो जो बात वो बोल रहा है वो क्या है, मैसेज है। मीडियम मतलब फोन से बात कर रहा है तो फोन क्या है, मीडियम है, ठीक है। रिसीवर, सुरेश उस बात को सुन रहा है, सुरेश क्या है, रिसीवर है। अब रमेश जो बोला, सुरेश अगर वही चीज समझ रहा है या कुछ और समझ रहा है, तो सुरेश जो समझ रहा है वो क्या है, फीडबैक है। बात समझ गया। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर होता है, मैसेज होता है, मीडियम होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन हमारा कितना तरह का होता है, कई तरह का होता है। एक होता है पहला वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को बोलते हैं या लिखते हैं ताकि हम लोग अपना मैसेज पहुंचा सके। इसमें हमारा क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मतलब आमने सामने बात करते हैं या फिर टेलीफोन पे बात करते हैं या ईमेल के थ्रू बात करते हैं या फिर लिखित कागज जारी करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा क्या हो गया, इसमें हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज देख करके किस तरीके से बैठा हुआ है, कैसे चल रहा है, उसका फेस का एक्सप्रेशन क्या है, या फिर उसको देख समझ के हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। जैसे अगर तुम किसी को वर्दी में देखते हो, समझ जाते हो ये पुलिस है, ठीक है। अगर उसका जो है तुम्हारे सामने बहुत झुक के बात कर रहा है या बहुत क्या कहते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, तो उससे पता चल जाता है कि ये आदमी में कितना नम्रता है। बात समझ में आ रही है। तो वो सब चीज से हम लोग पता कर लेते हैं। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मतलब, कहने का मतलब क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग किसी को देख के काम करते हैं, ठीक है। इट कैन रेनफोर्स और कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल मैसेज, हमारा जो भी वर्बल मैसेज है वो आपको उसका हरकत देख के या पहचान लीजिएगा, किसमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल में हम लोग बोलते हैं या लिख के पहुंचाते हैं, नॉन वर्बल में बिना बोले उसको देख के आप समझ जाइएगा। अगला हमारा है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मतलब जो काम आपको करना ही करना पड़ेगा, जैसे कि आपका फॉर्मेलिटी क्या होता है, आप कोई भी आदमी आता है तो उसको एक बार पानी पूछते हैं, ठीक है, कुछ खाएगा पूछते हैं, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो आप उसको क्या करते हैं, पानी पूछते हैं, कुछ खाओगे पियोगे, ऐसा चीज पूछते हैं ना, तो ये क्या है, फॉर्मेलिटी है। बात समझ में आ रही है कि ये काम कम से कम आपको करना पड़ेगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली हमारा कहाँ पे होता है, ऑफिस वगैरह में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपका सीनियर या कुछ आ गया, कोई आपसे ऊपर का आदमी आ गया या फिर आपके बराबर का भी कोई दोस्त है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जाते के साथ गुड मॉर्निंग विश करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग कुछ भी बात बोल सुनते हैं, जानते हैं, कुछ सीखते हैं तो उसको थैंक यू बोलते हैं। तो ये सब हमारा क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा है।
अब सवाल है फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है क्या, फॉलोज एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स टू चैनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर आपका जो भी एक माध्यम बना हुआ है उसमें आपको एक कम्युनिकेशन स्थापित करना है। जैसे अगर आपका सीनियर है तो उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको विश करना है, उसका बात मानना है, ठीक है। उसका अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा दे रहा है तो उसके बाद आप उसको थैंक यू बोलिएगा। तो ये सब चीज हमारा क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक इसी का कुछ एग्जांपल क्या है, ऑफिशियल मीटिंग, अगर आपका मीटिंग वगैरह चल रहा है, रिपोर्ट है, फॉर्मल कॉरस्पॉन्डेंस है, तो वो सब इसमें आ जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया, जैसे अगर आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो आप उसके सामने कुछ भी खुल के बोल सकते हैं, ठीक है। हम अपने दोस्त के साथ खुल के एकदम बात करते हैं, तो जो हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हैं वो क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर तुम अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग विश नहीं भी करोगे तब भी सही है, उसके हर बात पे थैंक यू नहीं बोलोगे तब भी सही है, वो हमारा क्या है इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मतलब होता है जिस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिस चीज को देख के हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलो अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वहां पे इस तरीके से कोई ग्राफ दिखाया गया है, तो इस ग्राफ को देख के मतलब तुम क्या समझोगे, ग्रोथ का ग्राफ है, ऊपर ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब ये किस चीज का ग्राफ ग्राफ है, ग्रोथ का ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम इसको देखते ही समझ गए, ठीक है। इसमें कुछ बोल तो नहीं रहा, बस तुम ग्राफ देखे और ग्राफ को देखते समझ गए, तो ये हमारा क्या विजुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है। या फिर अगर तुम किसी फोटो को देख लिए, जब दो दोस्त बैठ के आपस में कुछ खा पी रहे हैं, तुम फोटो देख के समझ गए, क्या समझ गए कि पार्टी चल रहा है, ठीक है। किसी रेस्टोरेंट में बैठ के दो दोस्त आपस में साथ बैठ के कुछ खा पी रहे हैं, तो तुम देख के समझ जाओगे क्या पार्टी चल रहा है। वो कुछ कहने का आवश्यकता थोड़ी है। तो ये क्या हमारा विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब जहां पे हम लोग देख के समझ जाए। या फिर कोई वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद हम समझ गए कि वो दिखाना क्या चाह रहा है, वो हमारा क्या है विजुअल कम्युनिकेशन है। चलिए अगला क्या है हमारा, व्हाट आर द कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स। बैरियर मतलब क्या होता है, बैरियर शब्द का मतलब क्या होता है पता है, बैरियर का मतलब होता है बाधा। बैरियर का मतलब क्या, बाधा। कम्युनिकेशन मतलब अपने बात को लोगों तक पहुंचाना, वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं यानी कि अपने बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमारा क्या बाधा आता है, उसी चीज पे आपको लिखना है क्या क्या बाधा आ सकता है। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स। कम्युनिकेशन बैरियर एक तरह का बाधा होता है जिसकी वजह से हम लोग जो है अपना बात को सही तरीके से इफेक्टिव वे में नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक ना। तो हमारा इसमें क्या क्या बाधा है, सबसे पहला लैंग्वेज बैरियर। जैसे मान के चलो किसी को हिंदी इंग्लिश का दिक्कत है, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आता, अगर कोई किसी को तुम सुनने गए हो, किसी का स्पीच सुन रहे हो, भाषण, स्पीच मतलब भाषण, और वो इंग्लिश में बोल रहा है, या कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते वो तुमको 100% सारा बात इंग्लिश में बोलते हैं, और तुम हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो भाषा तुम्हारा क्या हो सकता है, बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है, यानी कि लैंग्वेज बैरियर में भाषा हो जाएगा। दूसरा हमारा या फिर टेक्निकल लैंग्वेज, अगर मान के चलो किसी अनपढ़ आदमी को तुम बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज बता रहे हो, ठीक है, कि हमारा ये ऐसे सेटिंग होता है, ये होता है, वो होता है, उसको ये सब बात समझ में नहीं आ रहा ना, तो लैंग्वेज बैरियर मतलब आप उसको उसी भाषा में समझाइए जिसमें वो समझ सकता है। उसके बाद अगला हमारा क्या है, फिजिकल बैरियर। ठीक, फिजिकल बैरियर मतलब अब जहां से तुम बोल रहे हो बाकी लोग तक आवाज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो क्लास टीचर जो होता है या कॉलेज में प्रोफेसर जो होता है वो आगे से बोलते हैं, लास्ट बेंच तक तुम्हारा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो फिजिकल बैरियर में ये चीज हम लोग देख लेंगे कि हम लोग जिस माहौल में बोल रहे हैं, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर हम लोग जो बोल रहे हैं वहां तक आवाज सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो सब हमारा क्या फिजिकल बैरियर। इमोशनल बैरियर, ठीक है। इमोशनल बैरियर कहने का मतलब अगर आदमी बोलते समय इमोशन में, गुस्से में है, या फिर बहुत ज्यादा जो है उसका हालत खराब है, ठीक ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो वो बोलते बोलते कुछ भी बोल जाता है, बोलना कुछ और था बोल कुछ और गया, ठीक। तो ये सब हमारा क्या है, इमोशनल बैरियर बैरियर है। और इमोशनल स्टेट की वजह से आपके अंदर क्या हो सकता है, डिफेंसिव एटीट्यूड्स आ सकता है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। आगे हमारा क्या है, कल्चरल बैरियर। ठीक, कल्चरल बैरियर करने का मतलब जो है कि हमारा जहाँ पे जो कल्चर है उसके अनुसार हमको काम करना है, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी के यहाँ कल्चर क्या है कि अगर कोई तुमको कुछ भी बर्तन में कुछ ला के दे, तुमको खाली नहीं लौटाना है। क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अगर मान के दो कि कोई पड़ोसी जो है तुम्हारे यहाँ कुछ खाने पीने को सामान किसी बर्तन में दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग का क्या कल्चर होता है, उस बर्तन को कभी कभी खाली लौटा देते हैं। चलो ठीक है, तुम हमको कुछ खाने के लिए मिठाई दिया, हम तुम्हारा प्लेट जो है खाली लौटा दिए। लेकिन कहीं कहीं कल्चर क्या होता है कि अगर तुम हमको कुछ खाने पीने के लिए
दिए हो अपने प्लेट में, तो हम जब प्लेट लौटाने जाएंगे तो हम भी तुमको बदले में प्लेट में कुछ लेके जाएंगे। बात समझ में आ रही थी? ये सब हमारा क्या कल्चर बैरियर, मतलब आपका बात करने का क्या तरीका है वो चीज देखना पड़ेगा। ठीक। अब जैसे मान के चलो जिसके यहाँ का कल्चर है कि हमको प्लेट खाली रिटर्न होके नहीं होना चाहिए, और उसको खाली प्लेट मिल गया तो वो अंदर से क्या होगा, गुस्सा जाएगा। उसके बाद हमारा आता है परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल करने का मतलब आप किस चीज को क्या सोचते हैं समझते हैं वो चीज है। जैसे कि तुमको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता है। जिस समय कोविड का वैक्सीन लग रहा था ना, ठीक है, तो कोविड का वैक्सीन लग रहा था, दो ऑप्शन था। अगर वैक्सीन सबसे पहले नेता लोग लगा ले, पहला ऑप्शन क्या था, वैक्सीन सबसे पहले सारा नेता लोग लगा ले। दूसरा ऑप्शन क्या था, वैक्सीन सबसे पहले सारा जनता लोग लगा ले। ठीक है, नेता लोग भी लगा सकता है लेकिन जनता का जीवन ज्यादा है। अब यहाँ पे दो बात हो गई, पहला बात हो गया, अगर नेता लोग पहले लगा लिया तो जनता क्या बोलेगी कि भैया अपना फायदा देखता है सारा नेता। ठीक है, जनता क्या बोलेगी, नेता लोग जो है क्या करता है, अपना फायदा पहले देखता है। ठीक। लेकिन अगर जनता को पहले वैक्सीन लग गया तो जनता क्या बोल रही है कि जो भी एक्सपेरिमेंट होता है हम ही लोग पे छोड़ देता है, कि अगर मरेगा भी तो पहले जनता मरेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि कोई भी काम करेगा या तो पहले नेता वैक्सीन लगाएगा या जनता लगाएगा, लेकिन नुकसान क्या होगा, नेता का ही नुकसान होने वाला है, भाड़ा बुड़ा वही सुनेगा। तो परसेप्चुअल बैरियर में क्या होता है कि आप कुछ भी बोलिए, उसका मतलब अगर किसी के मन में पहले से बैठा हुआ है तो वो उस चीज को हर बात निगेटिव नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है? या फिर अगर उसके मन में पॉजिटिव बैठा हुआ है तो वो हर बात को क्या करेगा, पॉजिटिव में ही लेगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब कोई कंपनी जिसमें कि एक तरह से चैनल बना हुआ, पहले ये पहले वो, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है या फिर कोई काम करना है तो आपको पहले अपने सीनियर से पूछना पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि ये काम करे कि नहीं करे। जैसे आपको कॉलेज में अगर कोई पार्टी या फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, पहले आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेना पड़ता है, आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है, आपको एक बार जो है अपने सुपीरियर से बात जरूर करना पड़ेगा, और उसको बात करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए आगे क्या है, व्हाट आर द थ्री टॉप थ्री वेज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एट वर्क। अगर आप जहाँ पे काम करते हैं वहां पे अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या क्या हमारा तीन मुख्य तरीका हो सकता है। सेट क्लियर गोल्स, ठीक है, इनहेंस टाइम मैनेजमेंट, सीक फीडबैक एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। जैसे इसका आपको समझाते हैं। मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, आपका जो भी गोल है आप उस गोल को पहले क्लियर कर लीजिएगा। हमारा गोल क्या है, कंपनी को तरक्की करवाना। ठीक है, हमको ये काम आज जो है अचीव करना है, मंथ के महीना के अंत तक हमको ये सब काम खत्म कर देना है। ठीक है, तो डेडलाइंस वगैरह आपको देख लेना है। डेडलाइन मतलब किसी भी काम को करने का अंतिम समय क्या है। तो आपका पहले गोल क्लियर हो जाए। दूसरा, इनहेंस टाइम मैनेजमेंट। जब आप उस काम को कर रहे हैं तो आपको अपना जो है टाइम भी मैनेज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज में खूब टाइम दे दिए, बाद में टाइम ही नहीं बचा, या फिर टाइम नहीं होने की वजह से वो काम खराब हो गया। तो आपको प्रॉपर एक टाइम मैनेज भी करना है। ठीक, उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है। जैसे एक समय में तुम बहुत सारा काम करोगे ना, तुम्हारा ध्यान एक जगह स्थिर नहीं रहता है, तो इसलिए मल्टीटास्किंग नहीं करना है, ताकि हमारा क्या हो सके, काम खराब ना हो सके। आपको एक समय में एक ही काम करना है। उसके बाद सीक फीडबैक एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर तुम अच्छा अपना काम में चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस लर्निंग, मतलब लगातार हर चीज को सीखना है। ये नहीं मान के चलना है कि हम जो जानते हैं वही काफी है, उसको बार बार सीखते जाइए। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डॉक्यूमेंट डिजाइन एंड इंफॉर्मेशन। कौन कौन सा फैक्टर है जो कि हमारा क्या करता है, डॉक्यूमेंट डिजाइन और इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। डॉक्यूमेंट डिजाइन मतलब कोई भी कागज को तैयार करना या फिर किसी भी बात को पहुंचाना। अगर आप मान के चलिए कोई चीज लिख रहे हैं, ठीक है, लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, जनता तक पहुंचाइएगा, यानी ऑडियंस तक पहुंचाइएगा। ठीक, तो आप उस चीज को कैसे लिखिएगा कि लोग उस चीज को पॉजिटिव वे में ले, निगेटिव वे में ले, आप जो भी बोलना चाहते हो वो मकसद लोगों तक पहुंच सके, वो चीज इसमें सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑडियंस को समझना पड़ेगा, हम जो भी इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं ऑडियंस उसको ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे हम आपके लिए ये जो वीडियो लेक्चर बनाया है पीवाईक्यू सॉल्यूशन का, ठीक है, तो ये मेरा देखना पड़ेगा ना कि हम जिस ऑडियंस के लिए बनाए हैं उस ऑडियंस को फायदा होगा, कम समय में वो क्या कर रहा है, सारा बात को समझ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग ये भी जो भी ये मटेरियल या ये वीडियो जो डिजाइन किए तो वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए किया। तो सबसे पहले ऑडियंस को ध्यान रखेंगे। उसके बाद पर्पस, हमारा करने का क्या मुद्दा है। जैसे हम ये वीडियो आपको बनाया है तो ये हमारा मुद्दा क्या है कि आप 1 घंटा में पूरा पीवाईक्यू अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और हर बात को समझ लेंगे। उसके बाद कंटेंट, हमको ये भी देखना है कि हमारे अंदर में क्या क्या बात दिया गया है। जैसे कि इसमें कंटेंट में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जो भी चीज बता रहे हैं उसको कैसे बता रहे हैं, उसके अंदर क्या है नहीं है, उसको देख के समझ के पढ़ के लोग समझ जाए।
ठीक है, जैसे कि हम तुमको जो है जो भी आंसर यहाँ पे लिखे हुए, ये हमारा सारा आंसर क्या पॉइंट वाइज है। ये सारा आंसर क्या है, पॉइंट वाइज है। पॉइंट वाइज आंसर से फायदा क्या होगा कि जब तुम एग्जाम में इसी तरीके से लिखोगे ना, तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। अगर 14 नंबर में सवाल पूछा है, तुमको कम से कम 10-12 नंबर मिल ही जाएगा, कंफर्म रखो। क्यों? क्योंकि हम उसी तरीके से ये पीडीएफ तैयार किए हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजर या कोई अदर सोर्स पढ़ने से अच्छा है कि आप मेरा पीडीएफ पढ़िए, इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको ये भी देखना है कि वहाँ पे कैसा माहौल है, नहीं है। ठीक है, तो उस अनुसार से आपको कंटेंट तैयार करना है। मीडियम, आप जिस भी भाषा में बोल रहे हैं या फिर आपका बात पहुंचाने का जो भी तरीका है, वो आपका मीडियम कहलाता है। तो हमारा मीडियम सही होना चाहिए। जैसे हम किसी तक बात जो है सोशल मीडिया से पहुंचा रहे हैं, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचा रहे हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज लिख के पहुंचा रहे हैं, या उसको लेटर लिख के पहुंचा रहे हैं, वो हमको मीडियम देखना पड़ेगा। डिजाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है, हमको हर चीज देखना पड़ेगा। अगर जैसे मान के चलो वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो हमारा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, सही से दिखना चाहिए, आवाज सही से आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? उसी तरीके से अगर हम पोस्टर बना रहे हैं, तो पोस्टर में हर चीज मेरा जो है पढ़ने लायक होना चाहिए। एक बार देखा है तो पढ़ के समझ जाए, मेन हेडिंग जो है एक बार देखते ही समझ जाए। तो उस तरीके से आपको वो कागज ये कोई भी इंफॉर्मेशन तैयार करना होगा। बात समझ गए? तो हमको अगर कोई कागज या कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ वैसा चीज तैयार करना है जो हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें हम किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑडियंस की, हम किसको तो पहुंचाना चाहते हैं, हमारा पर्पस, पहुंचाने का पर्पस क्या, कंटेंट, उसके अंदर हम क्या डाले हुए हैं। लेआउट ऑर्गेनाइजेशन, जहां तक पहुंचा रहे हैं वहां का सिचुएशन क्या है, किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं। उसमें हम लोग जो है बाकी चीज देख लेंगे कि उसमें हमारा जो है साउंड क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, वीडियो देख के समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो सारा चीज हम लोग उसमें देख लेंगे। या फिर हम लोग जो पोस्टर डिजाइन किया, पोस्टर में जो मेन बात है वो हमारा बोल्ड में लिखा होना चाहिए, ताकि इंसान का पहला नजर वही पड़े। तो ये सब डिजाइन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब अपना जो है एक तरीके का क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी मतलब क्या हो गया, योजना। ठीक है, तो आपका जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी कंपनी में क्या योजना बनता है, या फिर योजना से आप क्या समझते हैं, उसका क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसका एसेंशियल फीचर्स बताइए। जैसे देखो एक चीज बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी रेफर्स टू प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स। जैसे मान के चलो हम अगर कोई यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या योजना रहेगा कि हम अपना भाषा कैसे, सॉरी, हम अपना बात कैसे पहुंचाएं। ठीक, तो यूट्यूब चैनल बनाने का हमारा एक योजना रहेगा ना कि हमको हाँ यहाँ से ऑडियंस लाना है, हमको इतना व्यू लाना है। व्यू कैसे आएगा? अगर हम कंटेंट क्वालिटी अच्छा देंगे तो हमारा जो भी व्यूअर है वो बार बार हमारे के यहाँ ही वापस आएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी क्या हो गया कि हमारा जो है अगर कोई कंपनी है तो वो अपने लिए क्या योजना बनाता है जिससे कि वो हमारा जो है लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सके। मतलब उसका कंपनी का जो मकसद है लंबे समय में उस चीज को वो पूरा कर सके। मान के चलो अगर कोई कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई क्या है, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो चाहता है कि हम लोग जो है लंबा समय तक चले और मेरा कोचिंग बहुत अच्छा चले, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव आइडिया के साथ जाना पड़ेगा, स्टूडेंट को मदद करना पड़ेगा, उसको सही इन्फॉर्मेशन वगैरह देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। अब हमारा जो है कोई भी कंपनी का जो योजना है उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, विजन और मिशन होना चाहिए। विजन मतलब आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, अपना फ्यूचर देखना पड़ेगा। मिशन मतलब आपका जो पर्पस है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा विजन क्या है कि हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में मेरा कंपनी जो है, मान के चलो अगर अभी हम कोई यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो हम भविष्य में क्या चाहेंगे, कम से कम हमारा फॉलोवर्स क्या हो, मिलियंस में हो। ठीक है, ये हमारा क्या विजन है। और मिशन क्या है कि अभी हमारा जो है वर्तमान में, सॉरी, विजन हमारा क्या है, हम उल्टा बोल दिए, सॉरी। विजन हमारा क्या है कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को क्या कर सके, इंटरटेन कर सके, उसके जरूरत के अनुसार हम लोग जो है क्या कर सके, जरूरत के अनुसार उसका जो भी चीज चाहिए वो हमारे यूट्यूब चैनल से मिल सके। मिशन हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो पर्पस क्या है, जैसे कि अगर अभी हमारा 10 सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या होगा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो ये हमारा क्या मिशन है। और विजन क्या है, मतलब हम क्या सोच लेके आए। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स से हमारा पता चलता है कि कंपनी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और वो क्या क्या अचीव करना चाहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमको क्या बताता है, किसी भी गोल को अचीव करने का रोड मैप यानी कि रास्ता बताता है। गोल्स मतलब हमारा मकसद क्या है, जैसे मेरा मकसद क्या हो गया, अगर सपोज दैट मेरा यूट्यूब चैनल बना तो हमारा मकसद क्या हो जाएगा, 1K सब्सक्राइबर आ जाए, ये हमारा क्या है, गोल है। अब 1K सब्सक्राइबर आएगा कैसे, उसके लिए हम लोग जो भी काम करेंगे वो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन में हमारा क्या हो गया,
जैसे कि हमारा जो भी रिसोर्स रिसोर्स मतलब क्या, संसाधन, हम जो भी संसाधन है किसी भी कंपनी में वो कैसे देते हैं। जैसे अगर सैलरी देना है तो अगर जो भी आपके यहाँ काम करने वाला है उसको अगर टाइम से सैलरी दीजिएगा तो वो मन लगा के काम करेगा। ठीक है। अगर मान के चलिए हमको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप बहुत सारा ऑफिस में देखिएगा ना तो कॉफी बनाने का मशीन रहता है। ठीक है, या फिर गैस चूल्हा रहता है। अगर मशीन रहेगा तो कॉफी ऑटोमेटिक बन जाएगा, गैस चूल्हा रहेगा तो वो जाएगा कॉफी बनाएगा, उसमें आधा घंटा 1 घंटा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टेक्नोलॉजी वगैरह भी प्रोवाइड करना है। कम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको देखना है कि आपके साथ जो भी और भी कंपनी सब है उसमें क्या माहौल है, क्या कंपटीशन है, या फिर कंपनी के अंदर क्या क्या कंपटीशन है, वो सब चीज़ का फायदा देखना है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, आपको जो है अपने अनुसार फ्लेक्सिबल भी होना है, एडेप्ट मतलब उस माहौल में आपको ढलना भी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आपका जो भी परफॉर्मेंस है, आप क्या काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका जो भी गोल है, मतलब जो भी आपको टास्क दिया गया वो सब पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी करता है और आने के भी चांस ज्यादा है। उसके बाद आपको जो है ये चीज का जानकारी भी होना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि आप खुद एक इंजीनियर है। तो यहाँ पे दो शब्द है, व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंजीनियर। तो पहला शब्द क्या है, रोल। ठीक, और रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको हम दोनों का पहले अलग अलग मतलब समझाते हैं। रोल मतलब हो गया क्या, रोल का मतलब हो गया कि कोई पर्सन या पोजीशन का उस कंपनी में क्या काम है। ठीक है, किसी भी इंसान का उस कंपनी में क्या काम है। ठीक, जैसे मान के चलो तुम्हारे कॉलेज है, कॉलेज में तुम्हारा क्या होगा, एक गार्ड होगा। गार्ड का क्या रोल है, उस कॉलेज का सुरक्षा करना। ठीक है, जैसे तो उदाहरण के लिए तुम्हारे कॉलेज में या किसी भी जगह एक क्या है, गार्ड है। गार्ड का क्या रोल है। ठीक है, गार्ड का क्या रोल है, गार्ड हम लोग क्यों रखते हैं, तो गार्ड हम लोग रखते हैं सेफ्टी के लिए। तो ये सेफ्टी उसका क्या हो गया, गार्ड का रोल हो गया। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात आता है। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसको देखना है ना, देख रेख करना है सही से, तो वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सही से देख रेख करने का मतलब, जैसे हम लोग गार्ड सेफ्टी के लिए रख दिए, गार्ड का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर हमारा जो मेन गेट है, ठीक ना, मेन गेट पे अगर कोई गाड़ी लेके खड़ा है तो आपको गेट को सही समय पे खोल देना है। ठीक है, जो भी आ रहा है जा रहा है उसका सही से रजिस्टर मेंटेन करना कि कौन आया कौन गया कितने बजे गया, तो वो सब उसका क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है। तो रोल मतलब क्या हो गया, उसको किस काम के लिए रखा गया है, ये रोल है। ठीक है, रोल हमारा क्या है, जॉब टाइटल, यानी कि किस काम के लिए रखा गया है वो हमारा क्या है, रोल है। ठीक, जैसे अगर हम लोग गार्ड को रखे तो क्यों रखे, सेफ्टी के लिए रखे। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्या हो गया कि वो उसको जो भी रोल दिया गया है उसको वो कैसे निभा रहा है सही से। ठीक है, जैसे अगर उसको सेफ्टी के लिए दिया गया है तो वो सेफ्टी का ख्याल सही से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, वो हमारा क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल वर्क यू डू इन दैट जॉब। एक्चुअल वर्क मतलब वास्तविक में आप जो काम करते हो, वर्क दैट यू डू इन दैट जॉब, उस काम में जो तुम एक्चुअल वर्क करते हो वो तुम्हारा क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रोल मतलब किस काम के लिए रखा गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तुम उसमें क्या काम करते हो, क्या सही है गलत है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इंजीनियर का रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों समझेंगे कि इंजीनियर को अगर कहीं पर रखा जाता है तो वो किस लिए रखा जाता है। ठीक है, इंजीनियर को अगर कहीं पर रखा जाता है तो उसका क्या रोल रहता है, वो क्यों रखा गया है। तो डिजाइन एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना है या उसको डिजाइन करना है तो उसके लिए रखा गया। जैसे मान के चलो कोई कार बनाने की कंपनी है तो वो इंजीनियर को क्यों रखा है, कार का डिजाइन तैयार करने, कार हमारा कैसा दिखेगा उसका वगैरह वगैरह, उसको डिजाइन करने के लिए रखा है। मैनेज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, इसका मतलब क्या होगा कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को शुरू से अंत तक मैनेज करना। जैसे मान के चलो कोई रोड बन रहा है, कहीं पे हमारा क्या हो रहा है, रोड बन रहा है, वहां पे इंजीनियर को रखा गया, मतलब रोड जब बनना शुरू होगा, मिट्टी भराने से लेके एक फिनिश रोड बनने तक जो भी काम होगा उसको देख रेख करने के लिए हम लोग किसको रखते हैं, इंजीनियर को रखते हैं। उसका जो है अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, मान के चलो कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, और हमारा जो है सिस्टम हैक हो गया, ठीक, या फिर हमारा जो है डाटा में हैंग कर रहा है, कुछ भी चीज हैंग कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसको रखते हैं, इंजीनियर को रखते हैं। उसके बाद सेफ्टी एंड कंप्लायंस इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, जैसे हम लोग जो भी काम करेंगे इंजीनियरिंग में उसमें हमारा सेफ्टी हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियर को रखते हैं। जैसे हम लोग कार बना रहे हैं, कार को कैसे डिजाइन किया जाता है, जब एक्सीडेंट हो, गाड़ी हमारा टकराए तो हमारा एयर बैग जो है ऑटोमेटिक खुल के आ जाए, ताकि हमारा जो बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान ना हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या उसका काम है, इसी काम के लिए हम लोग इंजीनियर को रखते हैं।
उसके बाद किसी भी चीज में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इंजीनियर को रखते हैं। जैसे हम लोग घर बना रहे हैं तो घर में हमारा जो है, जो हम लोग ढलैया के लिए कंक्रीट तैयार करते हैं, सीमेंट बालू गिट्टी और पानी का जो मिक्सचर जिसको आप कंक्रीट कहते हैं, तो कंक्रीट में कैसा क्वालिटी होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी कैसे बनेगा, वो सब चीज बताने के लिए इंजीनियर को रखा जाता है। कोई भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाने के लिए इंजीनियर को रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम घर बना रहे हैं उसमें कितना मोटा छड़ देंगे, छड़ का साइज क्या है, कितना छड़ पड़ेगा। ठीक है, किसी किसी पिलर में देखो, तुम देखोगे 4 गो छड़ पड़ता है, किसी में 6 गो छड़ पड़ता है, किसी में 8 गो छड़ पड़ता है, तो किस समय क्या देना है नहीं देना, ये सब बात बताने के लिए इंजीनियर होता है। स्टे अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी, उसके बाद मार्केट में कोई भी चीज का अगर नया टेक्नोलॉजी आया है तो वो चीज आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप जो है इंडस्ट्री का ट्रेंड समझिए और आगे काम कीजिए। तो ये कौन किसको मालूम होना चाहिए, इंजीनियर को मालूम होना चाहिए। प्रमोट सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, मतलब भविष्य को देखते हुए आपको कुछ वैसा सॉल्यूशन देना है किसी भी प्रॉब्लम का। जैसे अगर मान के चलो, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा आने वाले समय में पेट्रोल डीजल ये जो भी सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो भी सोर्स बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, या फिर विंड एनर्जी पे चलने वाला बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सूर्य सब दिन रहेगा, हवा भी सब दिन चलेगा। अगर हम लोग कोई गाड़ी ऐसा बनाते हैं जो कि हमारा कैसे चलता है, सोलर एनर्जी पे चलता है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लीड एंड मेंटर जूनियर इंजीनियर्स, आपके नीचे जो भी जूनियर इंजीनियर है या आपकी टीम में जो भी आदमी है उसको आप समझाइए बुझाइए। तो ये आपका किसका काम है, इंजीनियर का काम है। यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, इसका जिम्मेदारी क्या क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलो, क्रिएट डिटेल्ड प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर डिजाइन। अक्सर तुम सुना होगा कि इंजीनियर पुल बनाता है, पुल यानी कि ब्रिज बनाता है और वो पुल टूट जाता है। ठीक, तो इंजीनियर का यहाँ पे गलती है, या ये इंजीनियर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा पुल बनाए कि जो जल्दी टूटे नहीं, यानी कि उसका एक फिक्स लाइफ हो। ठीक है, तो ये इंजीनियर का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप जो भी पुल डिजाइन करते हैं या फिर उसका जो भी रिक्वायरमेंट है आप सही से कीजिए। ये इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल नहीं है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंश्योर प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम, उसके बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट मिला, जैसे आपको रोड बनाने के लिए काम दिया गया है, बोला गया कि 5 साल में आपको रोड बनाना है, तो आप 5 साल तक के अंदर बना दीजिए। अभी नहीं कि 5 साल का प्रोजेक्ट था, आप 10 साल से अभी तक रोड बना ही रहे हैं, तो ये भी काम आपको नहीं करना। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको टाइम पे काम करना है, विद इन बजट, मतलब जितना पैसा दिया गया उसी में करना है। अभी नहीं कि पहले आप घर बनाने के लिए 10 लाख रुपया दिए थे इंजीनियर को, अब इंजीनियर कह रहे हैं नहीं 12 लाख लगेगा, तो इससे हमारा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। रिक्वायर्ड क्वालिटी, मतलब जो जो चीज हमको चाहिए, अगर हमको घर बनाने के लिए बढ़िया बालू गिट्टी सीमेंट चाहिए तो आपको वो क्वालिटी भी मेंटेन करना क्या है, इंजीनियर का काम है। अभी नहीं किया, 2 नंबर का सीमेंट लगा दिया है, ईटा बेकार क्वालिटी का लगा दिया, वो काम नहीं करना। एनालाइज एंड ट्रबल शूट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक, जैसे मान के चलो कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, सॉरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। ठीक, तो उसका क्या काम है कि जो भी हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको समझना और उसको सही से सॉल्व करना। अभी नहीं कि एक बार तुम्हारा जो है मोबाइल हैंग कर रहा था, डाटा का प्रॉब्लम एक बार सॉल्व कर दिया और उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम हो गया, तो वो काम आपको नहीं करना। मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्व किया तो एक बार में पूरा कर दीजिए। कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, हमारा जो भी रिस्क वगैरह है उसको देखिए समझिए और जो भी सेफ्टी है उसको लागू कीजिए। ठीक, ये सब क्या है, इसका जिम्मेवारी है इंजीनियर का। इंस्पेक्ट एंड टेस्ट मटेरियल्स, हमारा जो भी मटेरियल्स उसको आप सही से टेस्ट कीजिए, देखिए वो मटेरियल सही है कि नहीं है, अगर उसका क्वालिटी अच्छा है तभी आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। अभी एक मटेरियल खराब था, आपका फायदा हो रहा था, आप वही मटेरियल लगा दिए, वो जिम्मेवारी आपका नहीं है। प्रिपेयर रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन, आपका जो भी रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, किसी भी चीज को लेकर के उसको तैयार कीजिए। इंगेज इन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, आपको जो है लगातार सीखना है और एक प्रोफेशनल माहौल बनाए रखना है। ठीक, तो ये आपका जिम्मेदारी है। जैसे मान के चलो अगर मार्केट में कोई नया टेक्निक आ गया तो आप नया टेक्निक को सीखिएगा तो बाकी लोग जहाँ पे अप्लाई कीजिएगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, आप जो भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान के चलो अगर तुम कहीं पे जो है बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, या फिर बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहे हो, तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा वो भी आपको देखना है और उस चीज के लिए लोगों को जागरूक भी करना है। बात समझ में आ रही है, अगर जैसे तुम कोई बिल्डिंग तोड़ रहे हो तो उस समय जिस समय बिल्डिंग टूटेगा तो हैवी अमाउंट में क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरता है तो बहुत ज्यादा धूल उड़ेगा। उसके बाद जब आप बिल्डिंग को बार बार हथौड़ा से तोड़िएगा तो वहां पे आपका क्या होगा, साउंड भी बहुत ज्यादा निकलेगा, यानी नॉइज पॉल्यूशन भी होगा। ठीक, तो इंजीनियर का काम क्या है कि वो जो है एक पहले बिल्डिंग को तोड़ने से पहले एक नोटिस जो है आसपास के घर तक पहुंचा दे कि हम लोग इतना बजे से इतना बजे तक जो है हमारा क्या करेंगे, हम लोग काम करने वाले हैं बिल्डिंग तोड़ने का, तो आपको उस समय सारा खिड़की दरवाजा बंद रखना है या फिर कुछ वैसा काम नहीं कीजिएगा जिससे आपको डिस्टरबेंस हो।
ठीक है, तो ये इंजीनियर का जिम्मेदारी है बताना, अभी नहीं कि तुम गए अचानक तोड़ना शुरू कर दिए, पूरा धूल उड़ रहा है, आवाज हो रहा है, अगल बगल आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक, प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू जूनियर इंजीनियर्स एंड कलीग, आपका जो भी जूनियर इंजीनियर है आपके नीचे या फिर आपका जो भी दोस्त है उसको आप सही से गाइड कीजिए, सही से सही बात बताइए, समझाइए। ठीक है, तो वो काम भी आपका एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको मालूम चल गया कि रोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक, इसको आप एग्जाम में लिखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। How different graphic presentations describe attributes, discuss the different graphical pictorial diagrams। आपको ये बताना है कि हमारा जो अलग अलग ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, किसी भी चीज को अलग अलग रूप में दिखाने का जो तरीका है उससे क्या क्या फायदा होता है। ठीक है, इससे क्या है नहीं है, आपको सारा चीज डिटेल में बताना डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले किसी भी चीज को दिखाने का क्या तरीका, बार ग्राफ, बार चार्ट, इस तरीके से आप देखिएगा, हमारा बार बना हुआ रहता है ग्राफ में। ठीक, तो एक पहला हो गया क्या, बार चार्ट। दूसरा हमारा क्या होता है, पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में गोल ऐसा चार्ट होता है, इस तरीके से आपका बटा होता है कि इसका इतना परसेंटेज है, ये 15% हो गया, ये 20% हो गया, ये हमारा 40% हो गया, ये 35% हो गया। तो ये हमारा क्या बताता है, सॉरी पाई चार्ट से पता चलता है। इस तरह का जो हमारा दिखाने का, किसी भी चीज को दिखाने का तरीका, उसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। उसके बाद हमारा लाइन ग्राफ होता है, इस तरीके से हम लोग जो लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं वो हमारा क्या हो गया, लाइन ग्राफ हो गया। स्कैटर प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट में हम लोग किसी भी चीज को कैसे दिखाते हैं, जैसे ये समझा रहे हैं, स्कैटर प्लॉट्स में इस तरीके से समझाते हैं, इस तरीके से आपका रहेगा, डॉट डॉट बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप डॉट देख के समझ जाइएगा। अगला क्या, हिस्टोग्राम है। जिस तरह हमारा बार ग्राफ होता है उसी तरह से हिस्टोग्राम होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट करने का मतलब जैसे कि आप किसी भी चीज को एरो के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान के चलो हमको क्या बनाना है, खिचड़ी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बर्तन लिए यानी कि यूटेंसिल। ठीक है, बर्तन में हम लोग क्या डाले, हमारा जो है ग्रेन्स यानी कि अनाज डाले। उसके बाद हम लोग क्या किए, गैस ऑन किए। ठीक है, गैस ऑन करने के बाद हम लोग जो है सॉरी हम लोग उसको जो है पकने के लिए छोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम एरो बना के इसी चीज को समझा रहे हैं ना, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम तो आप जानते होंगे क्योंकि मैथ तो इतना पढ़े हैं, तो उसमें आपको मालूम है वेन डायग्राम। गैंट चार्ट भी इसी तरीके से हमारा मिलता जुलता कुछ होता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसके बाद हमारा होता है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम में हमारा क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज को आइकन से दिखाते हैं, आइकन या इमेजेस से दिखाते हैं किसी भी डाटा को। ठीक है, किसी भी डाटा को हम लोग क्या करते हैं, आइकन या इमेज के थ्रू दिखाते हैं, उसको हम लोग पिक्टोग्राम कहते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, डिस्कस इज एसेंशियल कंपोनेंट। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, इसका एसेंशियल कंपोनेंट बताइए। तो कम्युनिकेशन साइकिल में तो आपको हम बता ही चुके हैं, सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक सेंडर होता है। ठीक है, सेंडर हमारा मैसेज भेजता है, मैसेज हमारा कहाँ तक जाता है, रिसीवर तक जाता है, और रिसीवर क्या देता है, इसको एक फीडबैक देता है। ये हमारा क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन साइकिल हमारा क्या बताता है, प्रोसेस बताता है किस चीज का, थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए सेंडर टू ए रिसीवर एंड बैक अगेन। ठीक, जैसे तुम किसी भी आदमी को कुछ बोले, फिर वो क्या सुना, क्या समझा, उसके बाद उधर से क्या रिप्लाई आया, यही हमारा क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल है। ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल हमारा क्या है, हम क्या बोले नहीं बोले, क्या सुना नहीं सुना, हम किसी आदमी के सामने कुछ बोले, उसके बाद उधर से क्या रिप्लाई आया, तो ये हमारा क्या कम्युनिकेशन साइकिल है। कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होता है, एक सेंडर होता है जो कि अपना बात बोलता है या अपना बात रखता है या अपना फीलिंग रखता है। मैसेज होता है, वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो क्या मैसेज है। इनकोडिंग मतलब किस तरीके से वो बोल रहा है, जैसे अगर मान के चलो किसी को बात पहुंचाना है। ठीक, तो वो लिख के पहुंचा रहा है, इशारा से बता रहा है, वो आपका क्या हो गया, इनकोडिंग। चैनल मतलब किस माध्यम से बता रहा है। ठीक है, क्या वो व्हाट्सएप के थ्रू बता रहा है या फिर सोशल, या जो भी सोशल मीडिया, या फिर कॉल के थ्रू बता रहा है, या फिर सामने से बोल रहा है, तो वो सारा आपका क्या हो गया, चैनल, या फिर लेटर लिख के बताती है, आपका क्या हो गया, चैनल। उसके बाद हमारा एक रिसीवर होता है, रिसीवर क्या करता है, उस बात को सुनता है, समझता है। डिकोडिंग, वो बात को कैसे समझेगा नहीं समझेगा वो दिखाया जाता है। डिकोडिंग में क्या होता है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया आप उसको कैसे समझते हैं, उसको डिकोड करना। फीडबैक, समझने के बाद जो भी आप प्रतिक्रिया देते हैं वो आपका क्या हो गया, फीडबैक हो गया। ठीक है, समझने के बाद आप जो भी प्रतिक्रिया देते हैं वो आपका क्या हो गया, फीडबैक हो गया। उसके बाद हमारा आ गया कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भी बात कहा गया वो किस इन्वायरमेंट में कहा गया है। ठीक है, ताकि हमारा मैसेज सही से पहुंच गया। अब मान के चलो अगर कि तुम किसी से फोन पे बात कर रहे हो और बहुत बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा क्या है, नॉइज है, तो तुम जो भी चीज बोल रहे हो वो सही से सुन नहीं पाएगा।
ठीक ना। तो ये भी चीज़ का तुमको कॉन्टेक्स्ट के रूप में ध्यान देना। तो ये हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन साइकिल जो है ये क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर देख के जाइए। और इसका पार्ट्स भी आपको बता दिए, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा पूछेगा। आगे हमारा क्या, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टेक्निक। हमारा जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन मतलब आपके सामने, आप अगर किसी के सामने अपना बात रख रहे हैं तो उसको रखने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो सबसे पहले अगर आपको किसी के सामने अपना बात रखना है तो ऑडियंस एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब आप जिस तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो ऑडियंस कौन है, नहीं है, उसका जरूरत क्या है, उसको किस चीज में रुचि है, उसको कितना नॉलेज है, वो सब चीज देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर कॉलेज में टीचर को या प्रोफेसर को कोई टॉपिक समझाना है तो वो देखेगा ना कि हमारा जो है ऑडियंस क्या स्टूडेंट है और स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि हमको वो चीज़ वीडियो के थ्रू समझा दिया जाए, ठीक, तो वो हम लोग उसके इंटरेस्ट के अनुसार काम करेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे ना स्टूडेंट को नॉलेज कितना है। अगर हम कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो वो 11 12 में वो चीज़ पहले से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो हम लोग इस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पहली बार देख रहा है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से बताना पड़ेगा। तो ये हम क्या करेंगे, ऑडियंस एनालिसिस करेंगे। दूसरा हमारा क्या, क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्लियर ऑब्जेक्टिव मतलब आपको करने का क्या पर्पस है वो पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि तुमको करना कुछ और था कर कुछ और लिए, है कि नहीं। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, आपको अपना जो भी कंटेंट है एक प्रॉपर तरीका से तैयार करना चाहिए। जैसे कि मेरा क्या टारगेट था, हम आपको ये पीवाईक्यू का सॉल्यूशन जो है एक प्रॉपर तरीके से पहुंचाएं। तो हम आपको पूरा स्ट्रक्चर वे में दिए हैं कि पहला क्वेश्चन था उसमें ऑब्जेक्टिव था ABCD करके सारा ऑब्जेक्टिव बता दिए। फिर लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हुआ 2 3 4 करके, इस तरीके से हम आपको क्या किए, सारा क्वेश्चन एक एक करके समझाए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर वे में था। अगर हम क्या करते, पीवाईक्यू सॉल्यूशन का स्टार्ट करते और हम पहला क्वेश्चन जो है रैंडमली कुछ उठा देते, पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते 5 नंबर से, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलना है। इंगेजिंग विजुअल्स, जैसे कि अगर हम देखिए एक गलती हम ये भी किए हुए हैं, आपको जब हम अभी पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो आपको हम बहुत सारा विजुअल यानी कि बहुत सारा फोटो या इमेज या चार्ट वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं। ठीक, अगर हम ये सब चार्ट ये वीडियो ये फोटो वगैरह डालते हैं ना तो आपको और इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन बात बात ऐसा है ना बाबू कि अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया ना तो तुमको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मेन इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा फोटो वीडियो या चार्ट वगैरह हम नहीं डाले हैं। ठीक है, उसको देख के समझना आसान है लेकिन तुम जो है मुद्दा से फिर भटक जाएगा, इसलिए हम नहीं डाले हैं। इससे क्या होगा ना, तुमको टू द पॉइंट यहाँ पे बात समझोगे, एग्जाम में यही चीज जाके उलट दोगे तुम। समझ गए। उसके बाद क्या है, आपको और क्या क्या डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। आपको जो भी प्रेजेंटेशन देना है मतलब आप लोगों के सामने जो भी बात रखना है उसको एक बार पहले घर में उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको देख लीजिए कि इसमें क्या सुधार करने का हो सकता है। इफेक्टिव डिलीवरी, मतलब आप जो भी चीज़ बोल रहे हो वो सही वे में ऑडियंस तक सही से पहुंचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरेक्शन एंड बोलने का तरीका, यानी कि इफेक्टिव डिलीवरी में बोलने का तरीका जो है असरदार होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब क्या, असरदार, और डिलीवरी मतलब पहुंचना, किसी भी चीज को असरदार तरीके से पहुंचाइए। इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट, आप किसी से कैसे मिल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपका बात कितना सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उसको एंगेज करके रखिए। वो हमारा क्या, इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो कि तुम अगर कहीं पे जा गया किसी भी स्टेज पे या कहीं पे चला गया भाषण देने के लिए, ठीक, और तुमको एक बात बताते हैं, जिस समय तुम भाषण दे रहा है और जनता को तुम क्या करो, कुछ खाने पीने का सामान पहुंचा दो। जैसे तुम देखेगा नाश्ता वास्ता का पैकेट आता है ना, तो जब तक उसके हाथ में नाश्ता का पैकेट है वहां से उठ के नहीं जाएगा। ये बात कंफर्म समझ लो। तो वही हमारा क्या कहता है, उसको कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एंगेज करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या, टाइम मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज को हम लोग सही तरीके से समय के अनुसार कर लेते हैं। जैसे मान के चलो हमको प्रेजेंटेशन देना या फिर हम ही ये वीडियो बना रहे हैं, अगर हम ये वीडियो जो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन का 4 घंटा का वीडियो बना दे, 5 घंटा का बना दे, तब तो ये फायदा ही नहीं होगा ना। आपको क्या है, कम समय में पूरा चीज समझना है, तो हम ये ऑन एवरेज 1 घंटा का वीडियो बना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड पॉइज। ठीक, कॉन्फिडेंस एंड पॉइज करने का मतलब आत्मविश्वास और संतुलन। अब ये नहीं कि बोलते बोलते भावनाओं में हम कुछ भी बोल दिए। ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना और आत्मविश्वास भी बनाए रखना। ठीक है, अब जैसे हम बोल रहे हैं, बोलते समय हमको किस बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज बोल रहे हैं सही से बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना और संतुलन भी, अभी नहीं कि बोलते बोलते कुछ भी बोल दिए। ठीक है, तो वो सब चीज हमको नहीं करना। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको हम फिर वही बात बोलेंगे, आप हमारा जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है एक बार अच्छे से चेक कीजिए, आपके काम का बहुत सारा चीज मिल जाएगा। आपको ये अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके।
ठीक है। और अगर मन करे, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर ही दीजिए। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू एवरीवन। आप हमारा बाकी वीडियो भी ज़रूर देखिए। थैंक यू।